नमस्कार आप सभी को बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स सेशन के अंतर्गत 10 प्रश्नों की सीरीज आज भी है और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से कई सारे फैक्ट आप ऐसे देखोगे, 2 दर्जन से ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिले उनको नोट्स में लगातार अपडेट करना है, जिससे रविवार को आप नोट्स शेयर करने की स्थिति में रहें। तो चलिए आप सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जो लोग अभी विलंब से, अभी भी आदत आपकी बनी हुई है विलंब से आने की, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी परीक्षा निश्चित तौर पर फरवरी माह में होगी और नए बदलावों के साथ होगी। तो नए बदलावों के साथ आप जितनी जल्दी चलने को तैयार हो जाओगे, जितनी जल्दी आगे बढ़ने को तैयार हो जाओगे, उतनी आपकी राहें जो हैं वो आसान होंगी। अन्यथा ये जो सफर आपका है ये मुश्किलों भरा और मुश्किलों भरा होता रहेगा। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और 10 प्रश्न जो हैं इसको हूबहू नोट करना है। ठीक है, पीडीएफ आप जानते हैं, करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको प्रतिदिन आपके मोबाइल ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंतर्गत जो पीडीएफ का सेक्शन है, विशेष रूप से करंट अफेयर्स का, वहां पे मिल जाती है। जो वार्षिक द्विमासिक पत्रिका थी घटना चक्र की, जिसमें 2 कराया हमने, अक्टूबर नवंबर की कराया, सॉरी सितंबर अक्टूबर की कराया और नवंबर दिसंबर की कराया। वो दोनों पत्रिकाएं आपको मौजूद हैं वहां पे, आप जाके उन पत्रिकाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो फैक्ट मैंने उस वीडियो में नहीं बताए हैं, कुछ अतिरिक्त फैक्ट थे जो मैंने छोड़ दिए कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास समय है, तो आप जाके वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो द्विमासिक जो पत्रिका आती है उसको खरीदने की, विशेष रूप से घटना चक्र खरीदने की आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीजें संस्थान द्वारा आपको उपलब्ध करा दी जा रही। उसके अतिरिक्त यदि आप पढ़ना ही चाहते हो तो कोई अदर मैगजीन आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट किस राज्य में बन रहा है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट किस राज्य में बन रहा है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं कि ये जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है ये इस राज्य का पहला एयरपोर्ट है। अभी तक इस राज्य में कोई भी एयरपोर्ट नहीं था, याद रखिएगा, इस राज्य में कोई भी एयरपोर्ट नहीं था, इस राज्य का पहला एयरपोर्ट है। हालांकि अभी ये कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी निर्माण पूरा हुआ है। अभी यहाँ पे आप एक जानकारी यहाँ पे और बता देता हूँ कि ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है, ये भी आप जानिएगा। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड की चर्चा होती है जब अवसंरचना निर्माण से संबंधित आप फैक्ट देखते हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण देखते हो, चाहे वो एयरपोर्ट का निर्माण देखते हो, तो वहां पे आप ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड अवश्य सुनते होंगे। तो आपको बता दें कि ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब कि वहां पे पहले से कोई संरचना मौजूद थी, उसी को अपग्रेड किया गया है। मतलब कहने का यहाँ पे यह है कि विशेष रूप से जब आप बात करते हो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की, ये वायुसेना की पट्टी हुआ करती थी, वायुसेना का ये आप कह सकते हो बेस हुआ करता था। इसी को अब विस्तारित कर दिया गया है, तो इसीलिए इसको ब्राउन फील्ड बोला जा रहा है। यदि नए सिरे से कोई संरचना विकास की गई होती है और संरचना विकास, तो उसको हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है। शायद आप में से कुछ लोग आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे कि हरियाणा में एयरपोर्ट ही नहीं था। भैया नहीं था, हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे ये बना है? ये है हिसार में। तो याद रखिएगा, हिसार हरियाणा से संबंधित ये एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा में अभी हाल ही में गीता महोत्सव का शुभारंभ किया था हमारी राष्ट्रपति ने, गीता महोत्सव। तो आपको बताना है, ये आपका पहला होमवर्क है कि गीता महोत्सव हरियाणा के किस जिले में होता है, किस जिले में आयोजित किया जाता है गीता महोत्सव, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गीता महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह हरियाणा से संबंधित है। हिसार, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बन रहा है। पिछले दिनों हिसार से संबंधित फैक्ट मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सभ्यता का, यदि आपको याद हो तो हड़प्पन सभ्यता का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो हिसार में तैयार हो रहा है। हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो हिसार में तैयार हो रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे लंबी जंगल सफारी जो है, ठीक है, सबसे लंबी जो जंगल सफारी है वो यहीं पे प्रारंभ हो रही है। और इस सबसे लंबी जंगल सफारी की जब बात करते हैं तो 2 जिले आते हैं हरियाणा के, पहला आता है गुरुग्राम और दूसरा आता है नूह। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जब आप हरियाणा की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि ओपन लूप टिकटिंग
जो है यहाँ पे प्रारंभ की गई है, और ओपन लूप टिकटिंग जो है ये हरियाणा के 6 जिलों में प्रारंभ की गई है। ये 6 जिले आपको पता होना चाहिए। और पिछले दिनों यह भी बताया गया था कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था, और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा टॉप पर था बड़े राज्यों की सूची में। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रारंभ करने को का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, जिस प्रकार से प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, उसी प्रकार से इस संबंधित पक्षी को भी बचाने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट चलाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी जो संख्या है अब पूरे भारत में, विशेष रूप से जो पक्षी है राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलते हैं। आपको 2 राज्य इनसे संबंधित है प्रमुख रूप से, राजस्थान और गुजरात। और इन दोनों राज्यों में यदि हम बात करें तो इस पक्षी की कुल जो आबादी है वो 200 से 300 मात्र रह गई है, 300 ही रह गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आप कह सकते हो यहाँ पे एक वर्डिक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और बात किसकी हो रही है, तो ये बात हो रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। याद रखिएगा कि विशेष रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जब आप बात करते हो तो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, राजस्थान का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहां पे सबसे ज्यादा आबादी इनकी देखने को मिलती है। और इनकी जो ज्यादातर आबादी थी वो यदि हम देखें कि कैसे कम होती गई, किन कारणों में, तो सबसे पहला कारण उसमें था बिजली के तार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि विशेष रूप से इन क्षेत्रों में जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में जो बिजली के खंभे हैं, बिजली के तार हैं, विशेष रूप से बिजली के तार को अंडरग्राउंड किया जाए, जिससे इस पक्षी की आबादी को बढ़ाया जा सके और इनके संरक्षण को लेकर कार्य किया जा सके। तो इसको जानिएगा, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या आप इसको कह सकते हो प्रोजेक्ट GIB। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 किस संगठन द्वारा जारी की गई? बताइएगा। बोला जा रहा है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 किस संगठन द्वारा जारी की गई है, आपको बताना है। आपको बता दें ये संगठन वही है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में आपको देखने को मिलता है। जेनेवा में हालांकि कई सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मॉन्ट्रियल एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है, वहां भी आपको देखने को मिलता है। तो इसको वही बताइएगा अभी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे आपको बता दें तो ये जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की यदि हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी पहली कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की है? कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, और बोला जा रहा है कि इनकी पहली जो अकादमी है वो किस शहर में स्थापित की गई। और आपको जब कोस्ट गार्ड की बात हो रही है तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड को एक हेलीकॉप्टरों का बेड़ा सौंपा गया है, और ये जो हेलीकॉप्टर इन्होंने तैनात किए हैं, जो स्क्वाड्रन बनाया है इन्होंने हेलीकॉप्टरों का, ये चेन्नई में बनाया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पहला हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन है वो कहाँ पे बनाया गया है या कहाँ पर उनको रखा गया है, तो वो है चेन्नई। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे एक जानकारी और याद रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर इनका था जिसका नाम था पद्मा सॉफ्टवेयर, शायद आपको पता हो, ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित है। और आपको बता दें ये जो सॉफ्टवेयर था इसका प्रयोग ये जो कोस्ट गार्ड है ये अपने जो कर्मी है उनके वेतन पेंशन के लिए करती है। तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे अब बात हो रही है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ स्थापित की है, बनाई है पहली, ये पहली अकादमी है और ये बनी है मंगलौर में। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए पांचवा प्रश्न, इसका जवाब दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना को प्रारंभ किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, इस योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया है आपको बताना है। आपको पता होगा इस राज्य की एक योजना थी, एक जिला एक उत्पाद, आपको पता होगा, और एक जिला एक उत्पाद काफी सफल रहा था
और बाद में कई सारे राज्यों ने इस योजना को, या आप कह सकते हो कि इसी योजना को कॉपी किया था। बहुत सारे राज्यों में आज एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है, लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी, और अब उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक खेल योजना की भी शुरुआत कर दी है। तो याद रखिएगा, यदि कोई उत्तर प्रदेश का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो इनके जो अभी 35 से 36 जिलों की इन्होंने लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है, जहां पे इन्होंने डिसाइड किया है कि किस जिले का कौन सा खेल होगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा यदि आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए कि इसको लागू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और लखनऊ की जब आप बात करते हैं आपको पता यह भी होगा कि यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी। वाराणसी हमेशा चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और जब आप वाराणसी की बात करते हो तो वाराणसी में आप जानते हो कि अलकनंदा क्रूज सेवा चल रही है। अलकनंदा क्रूज सेवा चल रही है। यहाँ जापान की सहायता से हमने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पे, तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। आपको लखीमपुर खीरी जिले में ये देखने को मिलता है। यदि टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक नवीनतम टाइगर रिजर्व जो बना है, जो बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड क्षेत्र का, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इसको लेकर आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या हो गई है 4। और जो नवीनतम बना है इसकी बात यदि हम करें तो यह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसको नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अब जो कुल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है वो 4 हो गई है। ठीक है, चलिए, जिनमें से एक लखीमपुर खीरी भी है, उसमें टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया है। दूसरा पीलीभीत भी आप याद रख सकते हो। इसको बताइएगा, हाल ही में किस देश ने बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है? बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किस देश ने किया है, आपको बताना है। इनमें से आप चूज कर लीजिएगा कि कौन सा सही होगा और आपको अपना जवाब देना है। तो चलिए बताइएगा, इनमें से किस देश ने इसका परीक्षण किया है, ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, बात हो रही है बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, नोट्स पलटोगे आप एक माह पूर्व का तो आपको देखने को मिलेगा बराक 8 मिसाइल के बारे में हमने कई बार चर्चा की है। और बराक 8 जो मिसाइल थी ये भारत और इसराइल ने मिलकर बनाया था। भारत और इसराइल ने मिलकर बनाया था। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी यदि हम बात करें तो इसको बनाया है इसराइल ने। डी विकल्प आपको सही उत्तर है, इसराइल ने अकेले इसको तैयार किया है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हो तो S-400 भी आपको याद आना चाहिए, जो हमने रूस से खरीदने का समझौता किया है। इसके साथ साथ हमें कामो हेलीकॉप्टर भी याद आने चाहिए, जो हमने रूस से खरीदने का समझौता किया है। इसके बाद क्लास निकियो राइफल्स का भी नाम याद आना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए रूस से समझौता हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसको बताइए, हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुई जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीते? बिहार की कौन सी खिलाड़ी हैं ये जिन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीता है? किसमें जीता है? जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई कहां पे थी? तो याद रखना है ये सीरीज जो है ये प्रतियोगिता हुई थी न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड याद रखना है। अब आपको बताना है इसका जवाब। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा इसका कि हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुई जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते, और वो भी कितने? 6 स्वर्ण पदक जीते, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बिहार के कितने खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक जीता? किस खिलाड़ी ने? तो यहाँ पे याद रखिएगा इनका नाम है कृतिराज सिंह। ठीक है, और कृतिराज सिंह ने जो 6 गोल्ड जीता है ये किस में जीता है? भारोत्तोलन में जीता है। भारोत्तोलन में जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसमें जीता? भारोत्तोलन में इन्होंने ये पदक जीता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8।
हाल ही में मिस अर्थ 2022 का ताज किस देश की प्रतिभागी ने जीता है? मिस अर्थ 2022 का ताज किस देश की प्रतिभागी ने जीता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। मिस अर्थ की बात हो रही है और मिस अर्थ के संदर्भ में आपको बता दें, मिस अर्थ में भाग लेने के लिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे मिस अर्थ मिस वर्ल्ड की जब बात आती है तो सुंदरता तो होनी चाहिए, साथ ही साथ मिस अर्थ की जब बात आती है तो आपने पर्यावरण के क्षेत्र में यदि कोई कार्य किया है तभी आप इस कैटेगरी में कंसीडर की जाती हैं, तभी आप इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। तो सुंदरता के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य भी आपका होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया सिविक। इसको बताइएगा, विजय हरारी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? क्रिकेट की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, और इसका अपने आप में बहुत महत्व है क्योंकि लगातार आप जानते हैं, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो चाहे विजय हरारी ट्रॉफी हो, महाराष्ट्र का अलग ही दबदबा आपको देखने को मिलता है और लगातार कई आप कह सकते हो दशकों से जो है ये चला आ रहा है कि महाराष्ट्र का दबदबा रहा है इन खेलों में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा उलट फेर हुआ है और सौराष्ट्र ने 14 वर्षों के बाद इस प्रतियोगिता को जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बार विजय हरारी ट्रॉफी 2022 की 22 की जो विजेता टीम है वो है सौराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में आस्ट्रा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिखा है, इसमें टाइपिंग एरर है, मैं एक बार करेक्ट करके बता देता हूं। एक यहाँ पे सैन्य अभ्यास की बात हो रही है और ये जो सैन्य अभ्यास है विशेष रूप से किसके बीच आयोजित हुआ है यही बताना है। लेकिन पहले यहाँ पे जो एरर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो हिंदी में इंग्लिश में, ये है आस्ट्रा इंड, क्या है नाम नोट कर लीजिएगा, AUSTRA इंड, हिंद, सॉरी आस्ट्रा हिंद की बात हो रही है। आस्ट्रा हिंद नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है, आपको बताना है। आस्ट्रा हिंद नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है, आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, आस्ट्रा हिंद नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, मंगोलिया या थाईलैंड, इनमें से आपको अपना जवाब चूज करना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, मंगोलिया या थाईलैंड, बताइएगा। आस्ट्रा हिंद नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? देखो यहाँ पे बात हो रही है आस्ट्रा हिंद की, तो आपको बता दें ये सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुआ है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच यदि कोई अन्य सैन्य अभ्यास होता है और आपको जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आपको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी, जवाब मिलेगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो 10 प्रश्न बताए गए हैं ना, इन 10 प्रश्नों के साथ जो अतिरिक्त फैक्ट भी बताए गए हैं ना, उसको भी नोट करना आपके लिए अनिवार्य है, उसको भी नोट करना जरूरी है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं सुबह 9:30 बजे। तो अपनी उपस्थिति सुबह 9:30 बजे के सेशन में अवश्य दर्ज कराएं, ठीक है।